जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, मंजिल अक्सर उन्हीं को प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं राजकुमार सवालका आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, और जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के मूल। वैसे तो हम कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन और फेराडी मेथड से 4 पावर की टेट्रा पावर जो होती है उस इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में द्विघात समीकरण ही है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बार सिलेबस फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। और मैंने आप लोगों को कई बार ये कहा है कि आप लोग मेरा जो सिलेबस वाला जो वीडियो है ना, उसको आप 2-3 दिन में एक बार देख लिया करो, ठीक रहेगा उससे। और उसकी एक प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लो, 2 स्क्रीनशॉट लेकर आपका काम हो जाएगा, उस पर टिक लगा लिया करो। क्लियर? हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में मैंने लिख रखा है, आपको सुविधा भी रहेगी। अब तक क्या पढ़ा चुका हूं मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं जो फर्स्ट पेज है उसमें संख्या पद्धति अभी नहीं हुई है। अच्छा, हुई क्या है ये बता देता हूं मैं। कैलकुलस अपने कंप्लीट हो चुका कलन, जिसमें लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, मीन वैल्यू थ्योरम, अवकलज के अनुप्रयोग में वर्धमान, आसमान, अभिलंब, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, ये सब हो चुके हैं। कैलकुलस वाला पार्ट अपना पूरा हो चुका है। त्रिकोणमिति रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट की है। क्लियर? तो ये वाला भी आपके कंप्लीट हो चुका है। बीज गणित जो दे रखी है उसमें गणितीय आगमन सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। द्विपद प्रमेय हो चुकी है। द्विघात समीकरण आज मैं ले रहा हूं। एक रेखिक समीकरण और बाकी रही है, और बाकी एपीजीपी कंप्लीट हो गई, परम्यूटेशन कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण सब कंप्लीट हो गया। बीज गणित वाले पार्ट में शुरुआत की 2 लाइनें जो 10वीं का भाग है वो अपने अभी फिलहाल बाकी चल रहा है। क्लियर? और ये भी इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें नहीं होगा, ये अलग सिस्टम है। ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं 11th-12th वाले पार्ट में। अब मैं आ जाता हूं सेकंड पार्ट में, जो अभी अपने, अब देखो लगभग 11th-12th का अगर पार्ट की मैं बात करूं तो 50% से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं, 50% से ज्यादा। अब आपके बड़े बड़े जो टॉपिक है ना, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस है, 2D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D है, और स्टैटिस्टिक्स है, और वेक्टर है। क्लियर? ये 11th-12th का पार्ट आपके बाकी है। तो ये वाला पार्ट हम बहुत जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आऊंगा। मुझे इस पार्ट को कवर करने में अप्रोक्स 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीना तो लगेगा ही। मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग, जब तक मैं उस 1.5 महीने तक अपना 11th-12th का पार्ट चलता है, आप लोग ग्रेजुएशन भी उठा लीजिए। ग्रेजुएशन का जो कंटेंट है उनकी सारी बुक्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। टर्निंग पॉइंट साबित होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी लाइफ का। ये बात आप लोग जरूर जरूर ध्यान रखें। जो ग्रेजुएशन वाली जो अपने 7 से 8 बुक्स थी ना, एक दिन मैंने तांडव वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों के सारी बुक्स के नाम भी बताए हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास वो कंटेंट नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से मेरा जो ऐप है आरके क्लासेस उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाला पार्ट में यहाँ पर शुरू करूँ उससे पहले वो सारी बुक्स आप लोग पढ़ लीजिए। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मजबूत कदम तो उठाना चाहते हैं, बहुत ठोस कदम तो उठाना चाहते हैं, लेकिन वो कदम इतने ठोस हैं कि उठ ही नहीं रहे। यहां पर आप लोग बिल्कुल मेरी बात मानते हुए चलिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले फिर वो दिमाग लगाते ही रह जाएंगे। आप लोग उन बुक को पढ़ लीजिए, ये बहुत नेसेसरी है, मस्ट है एंड मस्ट है। आप लोगों को वो पढ़नी ही पड़ेगी 6 से 7 किताबें। जब मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा तो फिर आप लोग चेंज महसूस करेंगे कि हाँ, अब ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट अपने पकड़ में है। चाहे हमने पहले नहीं भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ रहे हैं और उसी वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी थोड़ी डिक्लेयर हो गई। हम तो वैकेंसी से पहले ही तैयारी कर रहे हैं ना। फुल समय है अपने पास, पूरा समय है, पूरा समय है। तो हमें तो इतिहास रचना है, और अगर हमें इतिहास रचना तो आपको मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा, मान लेना चाहिए। ज्यादा मैं फोर्स तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनली तो जानता नहीं हूं। आप लोग अगर मान लो मुझे इस तरीके से, अगर मान लो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से आप लोग फॉलो करने के मूड में ही चलिए। आप एनालिसिस करने के मूड में चलेंगे तो गलत रहेगा। ध्यान रहे, मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट शुरू करूं उससे पहले आप लोग ग्रेजुएशन वाली सारी बुक्स को 1 to 1 पॉइंट को पढ़ लीजिए। सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट उठाऊंगा ना तो आनंद के साथ हम पढ़ पाएंगे इसको। श्योर सिलेक्शन के लिए ये सारी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी। श्योर सिलेक्शन अगर चाहते हो तो, और अगर मान लो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, तो ये ट्राई करने में फिर 4 साल का गैप होता है, 3 से 4 साल का गैप होता है। तो ये ट्राई नहीं करना अपने को। जितने भी स्टूडेंट डेली आप लोग क्लासेस पढ़ रहे हो,
मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर हमें सिलेक्शन देने हैं ताकि मैं आप लोगों को फिर यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ कि हाँ बिल्कुल ये अपने चैनल से निकले हुए बच्चे हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी, आपकी खुशियों में मुझे शामिल होना है, बस यही मेरा उद्देश्य है मैन। क्लियर? तो अब आप आ जाइए आज के टॉपिक पर, बहुपद। देखो बहुपद, अच्छा अपना टॉपिक तो द्विघात समीकरण का है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इतना सा इंट्रो करवा देता हूं कि सामान्य समीकरण क्या होती है। बहुपद x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 ऐसे लिखा हो, और w में ये पावर जो है सारी पूर्णांक की हो सकती है, क्लियर, धनात्मक पूर्णांक। तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्लियर? सामान्य समीकरण के गुण में अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि अगर मान लो किसी समीकरण की n पावर है तो उसके n रूट्स होंगे, अब पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे कि इमेजिनरी होंगे, ये सब बाद की बातें हैं। क्लियर? लेकिन n पावर जितनी पावर है उतने उसके रूट्स होते ही हैं। क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है देकार्ते का चिन्ह नियम। ये नियम रूट्स तो नहीं निकालता है, लेकिन रूट्स पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे कि इमेजिनरी होंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये। तो ध्यान से देखिए कि अगर मान लो पॉजिटिव रूट्स आपको निकालने हैं, तो जो आपको एफ दे रखा ना, उसमें देखो कि कितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुआ। जितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुआ उसके धनात्मक मूल्यों की संख्या उतनी हो सकती है। क्लियर? उसी एफ में एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना, तो उसमें जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होगा उसके नेगेटिव मूल्य उतने होंगे। और अगर फिर भी बच गए, जैसे 5 घात की समीकरण थी, 2 बार धनात्मक में चिन्ह परिवर्तित हुए, 2 बार ऋणात्मक में चिन्ह परिवर्तित हुए, तो एक कहां गया? तो एक काल्पनिक के पास गया। मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, इस नियम को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या है? देखो एक समीकरण में ले रहा हूं, और वो समीकरण आपको पहले ही दिखा देता हूं कि मैं एक समीकरण ले रहा हूं x माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। इसके मूल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर? और मैं अभी इसको गुणा करते हुए एक समीकरण लिख देता हूं, और वो समीकरण क्या है? देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 7x, ये आ जाएगा माइनस के 7x और प्लस का 6 बराबर में 0। ये एक समीकरण है, इन तीनों मूलों से बनने वाली समीकरण, या फिर यूं कह सकते हो कि इन तीनों को मैंने यहां पर गुणा करवा कर लिख दिया। क्लियर? अब आपको ये कहना है, देकार्ते का चिन्ह नियम से जांच करनी है कि इसके धनात्मक मूल कितने हैं, ऋणात्मक मूल कितने हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये एफ एक्स जो लिखा हुआ ये एफ प्लस एक्स ही तो है। क्लियर? तो देखो इसमें चिन्ह कहां परिवर्तित हुए? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक बार चिन्ह यहां परिवर्तित हुआ और एक बार चिन्ह यहां परिवर्तित हुआ। किसका? प्लस एक्स का। तो इसके धनात्मक मूल्यों की संख्या 2 है। देख लो 2 है कि नहीं। क्लियर? तो इसके धनात्मक मूल्यों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर आपको ऋणात्मक मूल्यों की स्थिति का पता लगाना, तो एफ एक्स में माइनस एक्स रख दो, यह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। ये प्लस आ जाएगा अपने 7x और प्लस 6। अब यहाँ पर एक ही जगह चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, ये माइनस से प्लस, तो ऋणात्मक मूल कितने होंगे? एक ही ऋणात्मक मूल होगा, और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यही देकार्ते चिन्ह नियम का बहुत बड़ा फायदा है। मूल तो नहीं निकालता है, लेकिन हमारे आंसर को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। क्लियर? देखेंगे जो भी यहाँ पर तरीका होगा मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता रहूंगा, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच मैं अप्लाई करूंगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है द्विघात समीकरण पर मैं आ जाता हूं। द्विघात समीकरण, अच्छा देखो काल्पनिक मूलों के बाद जब बात करी ली तो पूरी बात करता है। देखो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो बताओ इसके धनात्मक मूल कितने होंगे? तो धनात्मक मूल 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस और प्लस और प्लस, एक भी बार चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ, इसका मतलब धनात्मक मूल 0 होंगे। माइनस एक्स, तो ये x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये माइनस एक्स और ये प्लस का 1 हो जाएगा। कितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुआ? 1 और 2। 2 बार चिन्ह परिवर्तित हुआ तो ऋणात्मक मूल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, 4 पावर की इक्वेशन थी, इसके 0 तो धनात्मक मूल है और ऋणात्मक मूल कितने हैं? 2, तो मूल तो 4 होने चाहिए, तो बाकी 2 कहां गए? तो 2 गए काल्पनिक के पास, तो शेष मूल क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। आगे बात समझ में? आई थिंक आप लोगों को देकार्ते का चिन्ह नियम समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या है देखो,
द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, अगर मान लो इसके मूल अल्फा और बीटा है, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस और मूलों का गुणा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर? ये सिस्टम क्यूबिक में भी अप्लाई है, 4 पावर सबके लिए अप्लाई, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, मैं एक समीकरण लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जनरल कंडीशन है, और अगर ये आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को रूल्स याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, बस दो चीजों को ध्यान रख लो। अच्छा, इसके मूल कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 2 मूल होंगे ना, तो 2 मूल होंगे तो मूलों का योग ये होगा आपके माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणा सी अपॉन ए। ध्यान से देखना, मैं याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, अपॉन में हमेशा ही ए आता है, अपॉन में हमेशा ही क्या आता है ए आता है। जब मूलों का योग निकालते हो तो दिस अपॉन दिस और माइनस का चिन्ह आता है, फिर आगे बढ़ते हो गुणा निकालते हो तो दिस अपॉन दिस प्लस का चिन्ह आता है, चिन्ह तो अल्टरनेटिव चलते जाते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपॉन में हमेशा ए आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बताओ, 3 घात की समीकरण है तो मूलों का योग, 3 मूल होंगे तो मूलों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, दिस अपॉन दिस। क्लियर? और 2 का गुणा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो फिर थोड़ा आगे खिसक जाओ, सी अपॉन ए, प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि पहले माइनस अब प्लस। क्लियर? फिर तीनों का गुणा अल्फा बीटा गामा, अपॉन में तो ए आएगा ही, अब दिस अपॉन दिस हो गया, और चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का आएगा। बस ये आपके सभी पावर पर एप्लीकेबल है। जैसे 4 पावर होती है ना, तो भी दिस अपॉन दिस, देन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते जाओ। ये क्यूबिक इक्वेशन और किसी भी पावर के लिए आप लोग ध्यान रखें। हालांकि अपने द्विघात समीकरण ही है, लेकिन बाउंड नहीं कर सकते हो आप, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे तो द्विघात समीकरण ही थी सिलेबस में, त्रिघात कहाँ से आ गई, आएगी। क्लियर? और आएगी तो फिर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और उनके अप्रोच को और आसान बनाने का प्रयास करना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र जब मूल निकालने हो और अगर मान लो गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो फिर ये श्रीधराचार्य जी जो है हमारी हेल्प करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन में 2a। देखो ये वाला जो सूत्र है ना, यही पूछा गया था। कैसे? देखो एक समीकरण, देखो वो हर बात आपको पता होनी चाहिए जो ट्रेंड में है, यानी लास्ट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। x बराबर माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक तो ये होगा और एक दूसरा भी होगा अपने माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। पूछा गया था कि इस समीकरण के मूल होंगे, और एक ऑप्शन किस प्रकार के दे रखे थे मैं आपको बता देता हूं। इसका परिमेयकरण करवा रखा था, और माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका परिमेयकरण करवा के दे रखा था। ऑप्शन इस प्रकार दे रखे थे, माइनस तो अगर मैं पूरी तरीके से बाहर निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा आपके माइनस दिस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस में बी स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा ये कैलकुलेशन नहीं तो है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। 2a ऑलरेडी है ही, और अगर मैं b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लिखता हूँ तो देखो ऊपर तो ये कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4ac अपॉन 2a है ना, तो 2a से 2a कट जाएगा, तो माइनस का 2c अपॉन में b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ऑप्शन दे रखा था कि इस समीकरण का हल है। ऑप्शन ये दे रखा था, कंफ्यूज हो गए, ये तो हमने देखा ही नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र जैसा दिख तो रहा, लेकिन ये बटे में कैसे चला गया? क्लियर? बस एक स्टेप उसने परिमेयकरण करवा के सारे ऑप्शन में चेंज करवा दिया, तो फिर यहाँ पर मामला इस तरीके से बैठ जाए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, उनको पता है कि द्विघात समीकरण में जोड़ तोड़ जुगाड़ कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चन को ही बेसिक कर दिया कि बेसिक कितना पढ़ते हो आप, बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, बस वहां से क्वेश्चन उठा लिया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी मैं बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 20 ये सारे ही पेपर टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। अभी मेरा पूरा फोकस इस पर चल रहा है कि एक बार कोर्स बहुत अच्छे से हो जाए,
फिर मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा, वो रिवीजन 1 to 1 पॉइंट पर करवाऊंगा। जो मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन बहुत शानदार करवाऊंगा और ये उनको विश्वास दिलाऊंगा कि आप बिल्कुल इसमें एंटर होने वाले हो। आपको मेरे साथ साथ चलना है। मैंने आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो आपकी हेल्प के लिए, जिसमें आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हो। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग ही एक दूसरे की हेल्प कर लेते हो तो फिर वह ठीक है, आपका काम बहुत थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाना चाहिए ताकि हम उस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। ध्यान रहे, पीछे पढ़ने की आदत मत रखो, साथ साथ चलने की आदत रखो। थोड़ा अगर पीछे चल रहे हो ना तो आप लोग खींच कर मेरे साथ आ जाओ, थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा मेहनत करो, पूरा एफर्ट लगाओ और साथ आ जाओ। क्लियर? श्रीधराचार्य सूत्र हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा देखो, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होता ना तो इसके दोनों मूल रियल होंगे, क्योंकि अंडर रूट में अगर धनात्मक संख्या तो रियल हो गए ना, और असमान होंगे क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है। क्लियर? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। और ऐसा होता है पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो उसके दोनों ही मूल क्या हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे। तो दोनों मूल उसके क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि ये भाग ही 0 हो गया तो प्लस माइनस 2 उत्तर देने वाला तो खत्म ही हो गया, तो एक ही उत्तर बच जाएगा। क्लियर? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है, अंडर रूट में नेगेटिव संख्या आती है तो काल्पनिक मूल बन जाते हैं। क्लियर? काल्पनिक और असमान होंगे। अगर मान लो समीकरण दे रखी हो और मूल निकालने हो तो एक तरीका तो ये है, एक ये तरीका है। लेकिन अगर आपको मूल दे रखे हो अल्फा बीटा और आपको समीकरण निकालनी हो तो एक मेथड तो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। उससे भी सिंपल तरीका है कि मूल ही तो है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस भाई अल्फा अगर उसका मूल है तो एक्स माइनस अल्फा गुणनखंड हुआ, बीटा उसका मूल है तो एक्स माइनस बीटा उसका गुणनखंड हुआ, और इससे भी हो जाएगा काम। क्लियर? ये जनरल कंडीशन जो है इन पर बेस्ड बहुत सारे गुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके विशेष गुण क्या है? अगर तीनों गुणांकों का योग अगर 0 हो, तीनों गुणांकों का योग क्या हो? 0 हो, तो इसका मूल एक तो 1 होगा और दूसरा c अपॉन a होगा। एक ऐसी समीकरण में बना देता हूं जिसमें तीनों का योग क्या हो? अपने 0 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अच्छा, ये x माइनस 1 का ही तो होल स्क्वायर है। क्लियर? तो इसका एक मूल तो 1 आ गया और दूसरा भी 1 ही आ गया, दूसरा भी 1 ही आ गया बाई चांस, तो दूसरा एक मूल तो 1 होना ही है और दूसरा मूल c अपॉन a होगा। ये कंडीशन आपको याद करनी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। अगर मान लो ये मिडिल टर्म 0 हो, अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ मिडिल टर्म b का मान 0 है, तो जैसे एक समीकरण लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। क्लियर? तो फिर इसके जो मूल आएंगे ना, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस 2 और माइनस 2। जब भी आपके b पार्ट 0 होगा तो विपरीत चिन्ह के मूल आएंगे। क्लियर? c पार्ट 0 होगा तो एक मूल इसका 0 आना ही है। क्यों? क्योंकि अगर c पार्ट 0 हो गया तो फिर x कॉमन आ जाएगा ना, द्विघाती और एक घाती बचेगी, तो x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो एक गुणनखंड 0 हो गया ना, x का मान एक क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर a और c के मान बराबर है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो एक समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 बराबर में 0, ऐसे ले लेते हैं। क्लियर? ये मैंने ले लिया, तो बैठ जाएगा क्या? माइनस के 4x प्लस का, बैठेगा नहीं, क्या ले? अच्छा कुछ भी ले लेते हैं, इतना ही फिर दिमाग क्यों लगाना। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या लिखिए, 2x लिख दो। a बराबर c है ना, तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब एक अगर मान लो अल्फा आता है तो एक दूसरा 1 अपॉन अल्फा आएगा, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इसके मूल क्या आ गए? माइनस 1 और माइनस 1। एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस 1 अपॉन अल्फा आएगा, तो व्युत्क्रम ही है। अलग ये बात अलग है कि समान भी आ गए लेकिन व्युत्क्रम भी आते हैं। क्लियर? तो a बराबर c होता है तो मूल व्युत्क्रम होते हैं, और व्युत्क्रम का मतलब अगर एक वैल्यू 2 आ रही तो दूसरी 1/2 आएगी। क्लियर? फर्स्ट पेज कंप्लीट। कॉम्पिटिटिव पर्पज में या फिर जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, नॉर्मली कॉन्सेप्ट को मैं राइट साइड में लिखने का प्रयास करता हूँ,
आपकी आदत तो लेफ्ट से पढ़ने की हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास इसलिए इधर रहता है क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखते रहे और इन कॉन्सेप्ट को आप लोग बार बार एनालिसिस करते रहे, फॉर्मूलों को आप लोग देखते रहे। समीकरण का समीकरण नहीं, समीकरण का समीकरण नहीं है, समीकरण का परिवर्तित समीकरण, समीकरण का परिवर्तित समीकरण, परिवर्तित समीकरण। जैसे कि एक समीकरण है दे रखी होगी में, जिसके मूल या तो निकाल लेंगे और नहीं निकालेंगे तो कुछ आइडिया लगाएंगे। तो एक समीकरण तो हमें दे रखी होगी और उसके बिहाफ पर, उसके रूट्स के बिहाफ पर उसके अपोजिट कोई दूसरी, उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी इक्वेशन निकालनी हो जिसके मूलों में आपस में कनेक्शन दे रखा हो। कैसे? एक समीकरण हमें दी हुई होगी हमेशा ax² + bx + c और इसके मूल अल्फा बीटा हो, तो इस समीकरण को ऐसी समीकरण में परिवर्तित करना जिसके मूल -α - बीटा हो। इसके मूल अल्फा बीटा है और हमें ऐसी समीकरण चाहिए जिसमें -α - बीटा हो। एक तरीका तो ये होता है कि आप लोग एक काम करिए, जैसे कि x - 1 और x + 2, ये एक समीकरण है जिसमें ये तो दी हुई समीकरण है और जिसको अगर मैं गुणा करके लिखता हूं तो ये आएगा आपके +x - 2। तो अल्फा का मान इसमें तो है 1 और बीटा का मान है -2। क्वेश्चन ये है कि एक समीकरण जिसके मूल 1 और -2 है, तो ऐसी समीकरण ज्ञात करो, ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -1, 2 हो, जिसके मूल क्या हो -1, 2 हो। तो फिर समीकरण आप कैसे बनाओगे? x + 1 x - 2 और जिसको गुणा करने पर x² - x - 2 = 0 आता है। क्लियर? तो मेथड ये कहता है कि आपको समीकरण निकालनी थी ऐसी, अगर दी गई समीकरण के मूल अल्फा बीटा है और ऐसी समीकरण आपको निकालनी है जिसके मूल -α - बीटा हो, आपको कुछ नहीं करना था, बस इसमें x को -x से रिप्लेस करना था। तो अगर x को -x से रिप्लेस करोगे तो x² - x - 2 आ जाएगा, जो ये प्राप्त समीकरण है। तो मूल निकालने से बच जाओगे, न तो इसके दी हुई समीकरण के मूल निकालने पड़े और न ही रिक्वायर्ड समीकरण के मूल निकालने पड़े। क्लियर? तो यही तरीका यहाँ पर सब में लगाएंगे कि अगर -α - बीटा वाली समीकरण निकालनी हो तो x को दी गई समीकरण में -x से रिप्लेस करवा दो। अगर व्युत्क्रम मूलों वाली समीकरण निकालनी हो, जैसे दी गई समीकरण के मूल तो अल्फा बीटा है और हमें चाहिए 1/α 1/बीटा, तो x को रिप्लेस करवा दो 1/x से। और अगर आपको के गुणा करना हो, जैसे इसके मूल तो है 1 और -2, अगर आपको ऐसे चाहिए जिसके मूल इसके मूलों के 5 गुणा हो, यानी 5 और -10 हो, आपको क्या करना चाहिए? दी गई समीकरण में x को रिप्लेस करवा देना चाहिए x/k, के वो गुणज है। अगर आपके दी गई समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल α² β² हो, तो आपको क्या करना चाहिए? दी गई समीकरण में x को √x से रिप्लेस करा दो। उल्टा चलता है, उल्टा जो ये कहता है उसका उल्टा कर रहे हैं। गुणा करने की कहता है तो भाग दे देते हैं, व्युत्क्रम करने की कहता है तो व्युत्क्रम कर देते हैं, और क्यूब करने की कहता है तो क्यूब रूट ले लेते हैं ऐसे। तो α³ β³ के लिए x को रिप्लेस कराओगे x⁻⁴ से। अगर मूलों को बढ़ाना है, जैसे दोनों ही मूल, जैसे ये मूल तो है 1 और -2, मुझे ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल क्या हो? α+4 और β+4 हो, यानी मुझे +4 ऐड करवाना है, तो 4 अधिक वाले बनाने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? दी गई समीकरण में x - 4, आपको k बढ़ाना ना, आप समीकरण में x रिप्लेस बाई x - k कर दो, आपकी वो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अब द्विघात का व्यंजक, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन पहले क्या है कि हम द्विघात समीकरण तो पढ़ नहीं रहे थे, तो वहां पर तो मैंने केवल लिखा दिया था कि देखो भाई ये इस प्रकार का होगा। अब आप लोगों को ये पूरा ध्यान रखना है कि अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c, उसका विविक्तिकर क्या होता है? d, b² - 4ac होगा। अगर d नेगेटिव है, b² - 4ac क्या हो? लेस देन 0 हो और a > 0 हो। अगर a > 0 हो तो fx हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? और अगर d लेस देन 0 है, a भी लेस देन 0 है, तो fx भी अपने क्या होगा? लेस देन 0 ही होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस व्यंजक के बारे में ध्यान रखें कि कोई भी व्यंजक दे रखा है, इसका टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, मूल नहीं निकालने यहाँ पर।
टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। एक तो आप डी निकाल लीजिए इसका, और डी निकालने के बाद अगर डी लेस देन 0 है तो फिर ए पर जाएगी बात। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, और ए अगर लेस देन 0 तो एफ एक्स का रिजल्ट भी यानी फलन का मान भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्लियर। द्विघात समीकरण जिसमें मापांक दे रखा हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मापांक वाली समीकरण आपको दे रखी है और उसके सॉल्यूशन निकालने हो तो मापांक को खोलने पर हमेशा ही क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। अब आपको क्या करना है, एक बार तो प्लस लगाकर इस द्विघात समीकरण के हल निकालने हैं, 2 हल आएंगे। क्लियर। तो अगर आपने प्लस लगाकर सोल्व किया ना तो 2 हल आएंगे, उनमें से केवल उनको ही स्वीकार करोगे जिनके आगे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर। और अगर मान लो जैसे मोड एक्स खोलते हैं तो माइनस भी तो आएगा, तो अगर मान लो माइनस एक्स लेकर सोल्व कर रहे हो तो भी 2 हल आएंगे, उसमें से उन्हीं मूलों को हम आंसर में लिखेंगे जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर। ये हो गए कॉन्सेप्ट सारे। अब मैं आ जाता हूँ एग्जाम्पल पर, और भी मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी आप कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो उनको एक साइड में लिख दिया करो, मतलब स्पेस छोड़ दिया करो। और एक मुझे आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि अगर आपने मेरे सारे ही कंटेंट को बहुत अच्छे से लिख रखा हो तो आप मेरे नंबर पर एक बार व्हाट्सअप करें PDF बनाकर। थोड़ी सी कुछ टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है टाइम की कमी की वजह से, तो इसमें अगर आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। करना क्या है आपको, अगर आपने मेरे कंटेंट को सारे क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे लिखा है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे कॉल कर सकते हैं कि सर मेरे पास आपका कंटेंट पूरा लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट आप मुझे वापस प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर। तो एक हाथ देना, दूसरे हाथ वापस ले लेना। क्लियर। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, सोल्ड एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस बी, एक समीकरण दे रखी है, इसके मूल एक दूसरे के ऋण मूल हो, एक मूल दूसरे का ऋण मूल है, तो m का मान क्या होगा। देखो भाई, ऋण मूल कब होते हैं, जब विपरीत चिन्ह के मूल कब होते हैं, जब b 0 हो। b कौन है, x का गुणांक। आ गई ना कंडीशन, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋण है, इसका मतलब x का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तब सिंस मूल एक दूसरे के ऋण होंगे या एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे यदि x का गुणांक क्या हो, आपके 0 हो। क्लियर। अब आपका सबसे पहले तो आप x का गुणांक निकाल लो, तो x का गुणांक ही लिखो ना, केवल अननेसेसरी लिखने की क्या आवश्यकता है। ये इससे गुणा होगा, कोई काम का नहीं, ये गुणा होगा माइनस का, x का पद लिख देता हूं पहले, x का पद लिख दो पूरे ही, तो x का पद वज्र गुणा होकर जाएगा ना, तो माइनस का bx इंटू एम प्लस 1, और राइट साइड में जब ये गुणा होगा ना तो ये आ जाएगा ax इंटू एम माइनस 1। बस यही अपने काम का है। अब गुणांक सभी को अगर मैं राइट साइड में ले लेता हूं तो ax m माइनस 1 और प्लस bx m प्लस 1 बराबर 0। अगर x कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा आपके am माइनस a प्लस bm प्लस b बराबर में 0। तो x का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर x का गुणांक 0 से अगर आप 0 रखते हो तो am माइनस a प्लस bm माइनस प्लस b बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, m कॉमन लेना ना, m का ही तो मान निकालना है। तो अगर m कॉमन लेते हो तो b प्लस a और ये राइट साइड में जाएगा तो a माइनस b, तो m का मान क्या आ गया, देखो a माइनस b अपॉन में a प्लस b, जो आपके b ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक समीकरण देखिए भाई, x माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस, एक समीकरण देखिए, इसके दोनों मूलों का बिहेव मुझे चेक करना है कि दोनों मूल धनात्मक है, दोनों मूल ऋणात्मक है, दोनों रियल है या दोनों इमेजिनरी है। क्लियर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो रूट्स है ना वो रियल ही तो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो एक आंसर तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं
कि आंसर पॉजिटिव हो तो भी रियल ही करना है, क्योंकि ज्यादा व्यापकता इसके पास। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो भी रियली ही करना है। क्लियर? और इमेजिनरी हो तो वो अलग कैटेगरी है। तो दो आंसर तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसके मूल निकालने हैं। मैं इन सबको गुणा करवा देता हूं। तो गुणा करवाने के बाद की स्थिति ये इस प्रकार आएगी, 3x², सॉरी इसके अगर मान लो इन सभी को गुणा करवाता हूं तो 3x² और -bx -cx अगर मैं माइनस का b कॉमन निकालता हूं तो ये आएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस, अच्छा देखो a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस हो जाएंगे, गुणा तो डायरेक्ट ही करवा रहा हूं मैं। माइनस का 2x a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 0। ये आ गया अभी। क्लियर? मुझे बताना कि इसके मूल रियल है कि इमेजिनरी है। कब काम में लेंगे इसको? देकार्ते का चैनल नियम आपको गाइड करेगा। रियल और इमेजिनरी कैटेगरी तो छांटनी है आपको। तो देखो f प्लस एक्स, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि द्विघात समीकरण, इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। अब दोनों रियल हैं कि इमेजिनरी है? पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाओ पहले। तो f प्लस एक्स की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें चिन्ह होंगे प्लस, माइनस और प्लस। कितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुए? 2 बार परिवर्तित हुए। अतः पॉजिटिव मूल कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव मूल ये हो जाएंगे 2। अच्छा अब आगे ही क्यों बढ़ना? जब यहाँ पर 2 मूल द्विघात समीकरण है तो दोनों ही मूल धनात्मक है, ऋणात्मक तो है ही नहीं। यहाँ पर देख लो f माइनस एक्स, ऐसा नहीं कि ऋणात्मक भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रखते हो आप तो ये तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ कोई x है ही नहीं। तो बताओ एक भी बार चिन्ह परिवर्तित हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नेगेटिव रूट्स ये कितने आ जाएंगे? इसके 0 आ जाएंगे। 0 आने ही थे क्योंकि दोनों ही मूल धनात्मक हो गए। अब मुझे बताओ द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल क्या है? धनात्मक है। क्लियर? और देकार्ते का चिन्ह नियम कहता है कि एक समीकरण के n पावर के समीकरण के n मूल हो सकते हैं। क्लियर? फिर देकार्ते का चिन्ह नियम कहता है कि अगर मान लो धनात्मक मूल और ऋणात्मक मूल के बाद में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो इमेजिनरी के पास जाएगा। तो अपने पास दोनों समीकरण द्विघात समीकरण थी और दोनों ही मूल धनात्मक हो गए। तो बताओ काल्पनिक मूल होंगे क्या इसके? कोई काल्पनिक मूल नहीं होगा। तो दोनों ही मूल सब धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे। धनात्मक से ज्यादा व्यापकता किसके पास है? रियल के पास, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही किस में शामिल है? वास्तविक में शामिल है। तो आंसर यहाँ पर क्या दिया जाएगा? वास्तविक वाला दिया जाएगा। क्लियर? तो आंसर आप लोग ये वाला देंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों पॉजिटिव रूट्स वास्तविक ही होंगे, वास्तविक होंगे बस। तो ये आंसर आ गया आपका। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आप लोग इसको कैसे करेंगे? फोर्थ वाला ये क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। अल्फा और बीटा तो हो गए इस समीकरण के मूल। फिर ये कह रहा है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी, इसके मूल क्या होंगे? सी का मान 0 नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि इस दी गई समीकरण के मूल क्या है? अल्फा बीटा। फिर उन्हीं अल्फा बीटा से एक समीकरण बनी और प्लस का सी अगर नहीं होता ना तो इसके मूल भी क्या हो जाते? अल्फा बीटा हो जाते। तो ये कह रहा है कि इसके मूल क्या होंगे? तो इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एबीसी का मान जो है वो मान के चलो। भाई मैं एक बार पूरा टारगेट इस पर कर लेता हूं, ऊपर वाली लाइन पर। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो एबीसी का जो मान है ना वो मैं मान लेता हूं। देखो कैसे, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं। लेट ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर मैं मान लेता हूं 2। सबसे आसान जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने मान लिया। अब मैं चेक करता हूं कि गिवन इक्वेशन कैसी बनेगी। देखो तब फर्स्ट जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इस प्रकार बन जाएगी, x माइनस 1 बराबर में 2। तो ये आ जाएगी आपके x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, जिसके दो गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा का मान तो क्या आ गया? 2 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया? माइनस आ गया। क्यों? क्वेश्चन क्या था? देखो मेरा टारगेट अभी पूरा पहली लाइन पर था कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। तो मैंने एबीसी मानकर, एबीसी अपनी तरफ से मानकर जो मूल निकाले वो अल्फा बीटा है। तो ये अल्फा बराबर 2 आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। अब सवाल में क्या कह रखा कि उन्हीं अल्फा बीटा से इस प्रकार की एक समीकरण बनाई गई है, तो उसके मूल क्या होंगे?
तब सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी x माइनस 2 x प्लस 1 और प्लस का c का मान हमने क्या मान रखा है? 2 मान रखा है। अब यहाँ पर आप लोग इसको गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 1। तो इसका एक मूल तो आ गया 0, एक क्या आ गया 1 आ गया। तो 0 और 1 हमने किसको माना था? ए बी को माना था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? ए कोमा बी वाला। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैक्सिमम अप्रोच हम यही रखेंगे, क्योंकि इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना बहुत आसान रहता है। क्लियर? उलझते नहीं है कभी भी। अगला जो सवाल है कि इस समीकरण के सभी मूल वास्तविक हो तो P किस में बिलोंग करना चाहिए? सभी मूल वास्तविक हो। अच्छा एक बात बताओ, सभी मूल जब वास्तविक होते हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? अपने ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस यही कंडीशन हमें काम में लेनी है। तो देखो यहां पर तब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। क्योंकि ये देखो ना, अगर किसी समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है तो उसके दोनों मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये क्या करेगा कि इसके मूल वास्तविक है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर p माइनस 4 कोस p माइनस 1 और साइन p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा देखो कोस स्क्वायर p, इस माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ तो ये 1 माइनस कोस p हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा साइन p ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे इसका देना है ग्रेटर देन का रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट देना मुझे? ग्रेटर देन का रिजल्ट। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि भाई ये असमीका क्या चाहती है कि P का ऐसा मान बताओ जिससे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो हम एक के पास चलते हैं, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, कोस स्क्वायर के पास गए। तो बताओ भाई आपका क्या विचार है, आपका कौन सा आंसर होगा? तो इसने कहा कि मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो पॉजिटिव आंसर ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो हमेशा ही क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल 0 ही होता है। क्लियर? तो यानी ये अपने बाधा नहीं बन रहा है। उसके बाद 1 माइनस कोस p की अगर मैं बात करूं, देखो कोस x का जो रिजल्ट है वो -1 से +1 के बीच में होता है। क्लियर? तो माइनस कोस p का रिजल्ट कैसे होगा? तो माइनस से अगर गुणा करोगे ना तो 1 इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा माइनस कोस x इज ग्रेटर देन इक्वल -1। तो फिर से मैं इसको अगर घुमा के लिखूं तो -1 इज लेस देन इक्वल माइनस कोस x इज लेस देन इक्वल प्लस का 1, ये आ गया। क्लियर? 1 ऐड कर दो इसमें, अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो 0 लेस देन इक्वल 1 माइनस कोस x इज लेस देन इक्वल 2, यही तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास चले तो इसने कहा कि हमारा आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीच में प्लस है। इसके पास गए तो इसने भी कहा कि नहीं मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस स्थिति में अभी हूं 1 माइनस कोस p, उस स्थिति में तो मैं आंसर पॉजिटिव ही दूंगा। क्लियर? अब गए साइन p के पास, तो साइन p ने अपनी कंडीशन शर्तें बढ़ाई कि देखो साइन p हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये पूरा डिपेंड करेगा साइन p पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अतः असमीका ग्रेटर देन 0 तभी होगी जबकि साइन p ग्रेटर देन 0। साइन p क्या हो? ग्रेटर देन 0। अब बताओ कि ये क्वाड्रेंट बने हुए, ऑल साइन टेन कोस, साइन p ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव कब होता है? जब p का मान किस में बिलोंग करे? 0 से पाई में बिलोंग करे, जो आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? मैं बढ़ता हूं आगे 7th एग्जाम्पल पर। क्या है देखो 7th एग्जाम्पल, x की पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q, इसका एक गुणनखंड ये दे रखा है, तो पी क्यू का मान क्या होगा? अच्छा देखो एक सिंपल सी समीकरण ले लेता हूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और जिसका मूल जो है ना, जिसके मूल 1 2 3 है, और इसको गुणा करवाने पर x क्यूब और माइनस का 6x 3 2 5 और 6 11 प्लस के 11x
और माइनस के 6 बराबर 0 है। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये तो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको गुणा करवा कर मैंने लिखा है। अब आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इस समीकरण का एक गुणनखंड अगर मान लो x माइनस 1 है तो p का मान ज्ञात करो। जो वास्तव में आप लोगों के सामने भी 6 था ना, p का मान कितना था, 6 था। मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण का मूल x माइनस 1 है तो p का मान क्या होगा। अच्छा देखो, तीनों मूल नहीं दिए तो क्या हुआ, 1 भी इसको संतुष्ट करेगा, 2 भी संतुष्ट करेगा और 3 भी संतुष्ट करेगा। तो x बराबर आप 1 पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो x बराबर 1 से संतुष्ट कराओगे ना तो यह जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस p बराबर 0, और p को जब आप सरल करते हो तो यह आ जाएगा आपके 6। क्लियर? यही तो लॉजिक लगाना है। 4 घात की समीकरण दे रखी है, इसके गुणनखंड दे रखे हैं, ये इसका गुणनखंड है, तो पी क्यू का मान बताना है। तो देखो जो गुणनखंड दे रखा ना, गुणनखंड बराबर 0 से आप लोग इसके मूल जब निकालोगे तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x के दो मूल आ जाएंगे 1, 2, दो मूल आ गए। दोनों इसको संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, व्यंजक को संतुष्ट करेंगे। क्लियर? तो x बराबर 1 व्यंजक को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसी का तो गुणनखंड है ये, तो इसके जो आंसर आएंगे ये इसको संतुष्ट करेगा। क्लियर? तो यहां पर व्यंजक को संतुष्ट करेगा, 1 और 2 दोनों संतुष्ट करेंगे। तो x बराबर 1 से क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, और x बराबर 2 से ये आ जाएगा आपके कितना, 16 माइनस 4p और प्लस क्यू बराबर 0 से। क्लियर? वैसे तो एक समीकरण से ही काम चल जाता आपका कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो देखिए, पहला संतुष्ट कर रहा है क्या, p की जगह 4 और ये रखेंगे तो नहीं कर रहा है। ये कर रहा है क्या, तो बिल्कुल 5 और 4 कर रहा है, क्योंकि यहां पर जब रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और ये आ जाएगा 5। तो एक तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो आगे भी बढ़ जाता हूं, देखें ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये प्लस का 5 हो जाएगा तो ये नहीं कर रहा है, तो आपके आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। और नहीं तो आप लोग अब तो पहुंच ही गए ना, जोड़ लो घटा लो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है, देखो अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है। इसमें x का जो गुणांक है ना वो 13 की जगह 17 पढ़ने में आ गया, और x का जो गुणांक है केवल यहाँ की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। x का गुणांक जो p है वो 13 था वास्तव में, उसको 17 पढ़ लिया गलती से, और 17 पढ़ लिया ना तो फिर इसके मूल क्या हो गए, माइनस के 2 और माइनस के 15 निकल कर आ गए। कब? जब 13 की जगह 17 पढ़ लिया। तो ये कह रहा है कि वास्तविक मूल क्या थे, वास्तविक। मुझे यहाँ पर p और q का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या कह रहा है कि x का जो गुणांक है वो 17 की जगह क्या पढ़ने में, 13 की जगह क्या पढ़ने में आ गया, 17 पढ़ने में आ गया। तो बताओ मुझे जो मुख्य समीकरण निकालनी है, अगर मान लो मुझे मुख्य समीकरण मेन जो सही जो समीकरण थी अगर उसके मूल निकालने हैं तो पहले वो समीकरण निकाल लेते हैं ना। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस, देखो सही x का सही गुणांक लेने पर समीकरण क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस का क्यू बराबर 0। कम से कम p का मान तो फटाफट निकाल लिया। अब q का मान, एक बात बताओ, पढ़ने में मिस्टेक कहाँ हुई, यही तो हुई, x का गुणांक पढ़ने में ही तो मिस्टेक हुई, गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं, यानी गुणा तो वही आएगा। यहाँ पर क्या आता है, ये क्या है, मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा यही तो आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 15। तो ये आ जाएगा गुणा में भूल नहीं हुई है, अतः क्यों क्या है, मूलों का गुणा ही तो है, और मूलों का गुणा कितना आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 15। तो q का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सही समीकरण आ गई, समीकरण जो सही समीकरण थी वो आ जाएगी आपके एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस का 30 बराबर में 0। इसके दो गुणनखंड हो गए, x प्लस 10 x प्लस 3 बराबर में 0।
तो x के 2 रिजल्ट आ जाएंगे, माइनस के 10 और माइनस का 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपने 8 तक के। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं आप लोगों को, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या है अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 9th वाले एग्जाम्पल से ये कह रहा है कि इस समीकरण के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये किस में होगा। क्लियर। BC स्क्वायर, CA स्क्वायर और AB स्क्वायर ये किस में होगा, ये मुझे निकालना है। देखो मान लेते हैं इसके मूल अल्फा बीटा है, माना मूल अल्फा बीटा है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -B/A, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, +C/A। यही तो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है, मूलों का जो योग है ना वो इनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है, यही हमें दे रखा है। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो एलसीएम आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। क्लियर। अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, अपने पास अल्फा इंटू बीटा है, इसकी जगह डायरेक्ट रख देंगे, इसकी जगह भी डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन ऊपर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसको किसी न किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेकर आना है। तो इसको तो मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा माइनस में B/A, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके C/A इसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस में B/A इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 C/A। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिए, अगर सोल्व करते हो ना तो ये आ जाएगा आपके b माइनस का BC स्क्वायर अपॉन में A क्यूब, इधर आ जाएगा आपके B स्क्वायर अपॉन A और माइनस का 2C अपॉन में A स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी समीकरण को A क्यूब से गुणा करवा देता हूँ। तो अगर आप इसको A क्यूब से गुणा करवाते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके माइनस BC स्क्वायर बराबर में B स्क्वायर A और माइनस में 2CA स्क्वायर, A क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैं इस पद को इधर ले आता हूँ तो 2CA स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बताओ देखिए ABC अगर AP में होते हैं, अगर ABC AP में होते हैं तो क्या लिखते हैं 2B बराबर A प्लस C, ऐसे तो लिखते हैं। ये नहीं लिखा हुआ क्या मध्य पद का दुगुना पहले तीसरे के योगफल के बराबर तो लिखा हुआ है, तो बताओ ये तीनों ही पद किस में आ गए AP में आ गए। क्लियर। कहाँ मानना है कहाँ नहीं मानना है ये भी एक एनालिसिस करना पड़ता है, हर जगह ही जबरदस्ती मान रहे हो, जहां रिजल्ट निकालने हैं वहां नहीं मानना है। क्लियर। तो क्वेश्चन को एनालिसिस करना सीखिए कि कहां पर मानने वाली बात चलेगी कहां नहीं मानने वाली बात चलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए। एक समीकरण ये दे रखी है जिसके मूल PQ है, एक समीकरण ये दे रखी है जिसके मूल RS है, और इसके मूल ये चारों जो मूल है इस प्रकार इस क्रम में है और वो AP में है, तो AB का मान क्या होगा। क्लियर। अगर इसके मूल ये PQ इसके मूल है, AP क्या है PQ इसके मूल है, तो और ये चारों ही मूल किस में है AP में है, तो एक काम करते हैं ना, लेट भाई मुझे AB का मान निकालना है, मुझे किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। लेट AP में ये PQRS में मान लेता हूं, चार संख्याएं कैसे मानते हैं AP पढ़ी थी ना हमने, ऐसे मानते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो A प्लस 3D A प्लस D और A प्लस 3D। क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपके PQRS, दिख भी रहा ना, देखो बढ़ते हुए क्रम में है। अब यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मेरे अनुसार ये क्या हो गया, मेरे अनुसार ये वाला जो है वो P हो गया, ये तो हो गया आपके P, ये हो गया आपके Q, ये हो गया R और ये क्या हो गया आपके S हो गया। क्लियर। तो देखो तो P प्लस Q हो जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट से मूलों का योग किसके बराबर हो जाएगा, देखो P प्लस Q किसके बराबर, अपने ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो अपने अनुसार जो मानना है ना उसके अनुसार 2A माइनस 4D बराबर क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद में समीकरण इक्वेशन सेकंड से भी आप लोग
आर प्लस एस निकालोगे ना, आर प्लस एस, ये किसके बराबर आएगा, इसके मूलों का योग ही तो ये आ जाएगा 18। तो बताओ आर ये एस है ना, तो 2a प्लस 4d बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, करना क्या है यहाँ पर, इसके मूल PQ है, इसके मूल RS है, और ये PQ RS AP में है, मुझे AB निकालना है। AB कौन होगा, A क्या होगा, ये जो अपने मूलों का गुणा है, यानी PQ, क्लियर, और B क्या है अपने RS, ये मुझे निकालना है। तो P को मैं ये मान रहा हूं और Q को ये मान रहा हूं, तो अगर मान लो इनका गुणा निकालना तो आपके पास A और D होने चाहिए। अगर आपने P और Q संख्याएं निकाल ली तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा ना। और P और Q किस पर डिपेंड है, AD पर, ये सारी किस पर डिपेंड है, AD पर। तो मैं बस AD निकालने पर फोकस कर रहा हूं। कैसे आएगा देखो, इनको जोड़ दो, जैसे ही जोड़ते हो तो 4a इक्वल में 20, तो a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और a का मान अगर 5 आ गया ना, तो a का मान इसमें रख दो, किसी में रख दो, जैसे यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं a का मान 5 यहाँ पर रखता हूँ तो 10 इधर आएगा तो 8 बच जाएगा ना। तो d का मान कितना आ जाएगा आपके, 4 आ जाएगा। कहाँ से, सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से d बराबर कितना आ जाएगा आपके, सॉरी 2, गड़बड़ कर दी 2, क्योंकि 5 यहाँ रखेंगे तो 10 8 आ जाएगा, और अगर 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो d का मान भी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, a आ गया और d आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर, मुझे a और b निकालना ना। अतः a क्या होगा, देखो मूलों का गुणा, a किसके बराबर होगा, PQ बराबर क्या होगा, यहाँ पर a होगा। तो a बराबर PQ हो गया ना, और p कितना है, a माइनस 3d और a माइनस d। तो रख दो यहाँ पर a माइनस 3d, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें रखते हो तो a की जगह तो 5 और माइनस का 3d, तो 5 माइनस 6, क्लियर, और 5 माइनस 2, कितना रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का 1 और 3, माइनस का 3 आ जाएगा इसमें और इसमें, क्लियर। अब यहाँ पर b भी निकाल लो। तो इस समीकरण में देखो RS मूल है ना, तो मूलों का गुणा किसके बराबर होगा, मूलों का गुणा R इंटू एस बराबर क्या होगा, B होगा। इट मीन्स B किसके बराबर होगा, R इंटू एस के, A प्लस डी और A प्लस 3D के। तो A का मान तो कितना है, A का मान 5 है, और A प्लस डी ये आ जाएगा 7, और A प्लस 3D ये आ जाएगा आपके 11, तो 77 आ जाएगा। तो बताओ माइनस के 3 और प्लस के 77 इसके आंसर आ जाएंगे, क्लियर। 12 वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और अल्फा बीटा इस परवलय का एक बिंदु भी है। अल्फा बीटा इस समीकरण का मूल भी है और अल्फा बीटा इसका एक बिंदु भी है। तो मुझे ये बताना है कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन वापस दोबारा पढ़ रहा हूं। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है और ये अल्फा बीटा जो है इस परवलय के ऊपर एक बिंदु भी है। तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे। एक तरीका तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये सब क्या है, ये बिंदु ही तो है, अल्फा बीटा एक बिंदु ही तो है भाई। हमें मूल निकालने हैं और मूल क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसको भी संतुष्ट करता है। एक काम कर लो पहले कि कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। इस वक्र पर भी तो होना चाहिए आंसर। तो देखिए कौन सा संतुष्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि पहला वाला भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि x का मान 4 और y का मान ये कर रहा है बिल्कुल संतुष्ट। दूसरा वाला नहीं कर रहा है, -4 ये नहीं कर रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 ये भी कर रहा है, -4 x की जगह अगर माइनस का 4 और y की जगह आप रख देते हो 2, तो ये भी नहीं कर रहा है। तो आंसर तो a और c पर आ गया, क्लियर। तो a और c में से देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो अब एक काम करते हैं, ये तो हमने बता ही दिया कि a और c आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। अगर इस समीकरण के मूल है ना, तो फिर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -p के, और अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा, p³ के बराबर होगा। एक तो इस कंडीशन आ गई कि अल्फा बीटा अगर इसके मूल है तो ये दोनों लिख सकते हैं ना। अच्छा, अल्फा बीटा इसका भी तो बिंदु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा परवलय पर है, और अगर परवलय पर है तो संतुष्ट करेगा, यानी बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा आएगा। तो ये समीकरण 3 आ गई, ये समीकरण 1 आ गई, और ये समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण 1, 2 और 3 इसमें से मैं एक काम करता हूँ,
भाई मुझे अल्फा बीटा ही तो निकालना है, तो किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो देखो एक काम करते हैं ना, इसको इधर रख देता हूँ, इसको इधर इसमें रख देता हूँ। इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट कर दो, तो सेकंड में पुट करोगे ना तो बीटा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान मैं बीटा स्क्वायर रख रहा हूँ, तो बीटा क्यूब बराबर पी क्यूब आ जाएगा। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो बीटा बराबर आ जाएगा आपके पी आ जाएगा। बीटा का मान आ गया अभी। अब बीटा का मान आप देखो, बीटा का मान तो निकाल लिया, अब अल्फा का मान निकालना है ना। एक काम करो, इसमें रख दो, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा आपकी पी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो बीटा बराबर पी किसी भी समीकरण में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, अल्फा का मान निकालना आपको। तो बीटा का मान अगर आप रखते हो, किस में रखें हम, इस समीकरण में, सॉरी हाँ इसमें रखते हैं। बीटा बराबर पी इक्वेशन अगर थर्ड में रखते हो, थर्ड में पुट करने पर अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पी स्क्वायर। तो ये अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब ये अल्फा और बीटा समीकरण एक में रख दो, क्योंकि मैंने 2 और 3 से तो अल्फा बीटा निकाल लिए। अब ये इसमें इक्वेशन फर्स्ट में भी तो संतुष्ट करेंगे। देखो पी अगर आ जाएगा ना तो समीकरण ही पूरी हो जाएगी और फिर हमारे मूल भी आ जाएंगे आसानी से। तो देखो अल्फा बीटा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर प्लस पी और बराबर में माइनस का पी आ जाएगा। तो इसको अगर इधर लाते हो ना तो पी और पी प्लस 2 बराबर 0, तो पी का मान 0 तो हो ही नहीं सकता है। तो पी का मान क्या आ जाएगा आपके, पी का मान आ जाएगा आपके माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर। बस पी का मान आ गया। अब देरी किस बात की है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा आपको चाहिए ना, तो देखो अल्फा बीटा पी पर ही डिपेंड है। पी का मान क्या आ गया आपके -2 आ गया। तब अल्फा बराबर तो क्या है आपके पी स्क्वायर, तो अल्फा बराबर पी स्क्वायर है ना, तो ये तो आ जाएगा 4 और बीटा बराबर क्या है आपके पी, वो आ जाएगा -2। तो 4 और -2, तो 4 - 2 आपके ए ऑप्शन में हो जाएगा, ये हट जाएगा फिर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग अलग अलग लॉजिक लगा सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो x² + px + q इसके मूल अल्फा बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। इसके मूल तो अल्फा बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। तो इस समीकरण के मूल रियल होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या विपरीत चिन्ह के होंगे, ऐसा मुझे बताना है। तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही बता सकते हो। कैसे, ये जो समीकरण दिखाई दे रही ना, इसमें कितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुआ, तो एक तो है x², एक अपने माइनस का 4px और एक प्लस में 2q² - r। देखो कांस्टेंट का चिन्ह एक ही गिना जाएगा, ये गड़बड़ मत कर देना। चिन्ह कितनी बार परिवर्तित हो रहा है, 1 और 2 बार। तो दोनों ही इसके किस प्रकार के मूल आ जाएंगे, अपने धनात्मक मूल आएंगे। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखो दोनों ही मूल मैंने बता दिए इसके धनात्मक होंगे। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। x² + px + q इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का p, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आ जाएगा आपके q आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अल्फा 4 बीटा 4 इसके मूल है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, आपके r के बराबर आ जाएगा। और अल्फा 4 बीटा 4 ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके 5 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे इस समीकरण के मूल बताने हैं। इस समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे। आप एक काम करो ना, b² - 4ac निकाल कर देख लो, आपको उससे पता चल जाएगा कि b² - 4ac किस प्रकार का आता है। अब हमें इसके मूल किस प्रकार के होंगे, तो किसी भी मूल, अब अगर किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो b² - 4ac निकाल लो। अतः थर्ड इक्वेशन के मूलों की प्रकृति हमें निकालनी है। मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति कौन निकालता है, b² - 4ac। तो b² तो कितना हो जाएगा 16q² और माइनस में 4a और ये c 2q² - r, तो आ जाएगा 16q²। q की जगह तो आप क्या रख सकते हो, अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा आपके अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर, और माइनस में 4, और पहले एक जगह कर लेते हैं थोड़ा और काम हल्का हो जाएगा। 16q² - 8q² और प्लस में 4r, तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, 8q² बन जाएगा। तो 8 और q² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और r की जगह आप क्या रख सकते हो, प्लस में 4, और r की जगह आप रख सकते हो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। एक बात बताओ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ ना, तो ये आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
तो ये आपके क्या बन जाएगा 4α² प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर ही आ गया तो फिर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके दोनों ही मूल क्या होंगे, रियल होंगे। दोनों ही मूल पॉजिटिव तो ही, लेकिन ज़्यादा व्यापकता किसमें है, रियल के पास है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों मूल इसके किस प्रकार के होंगे, रियल होंगे, क्योंकि b² - 4ac आता है तो हम क्या कहते हैं उसके मूल क्या है, वास्तविक मूल है। अब यहाँ पर b ग्रेटर देन a दे रखा है और x माइनस a x माइनस b माइनस 1, इसके मूल किस अंतराल में होंगे ये मुझे बताना है। एक समीकरण दे रखी है और इस समीकरण में b बड़ा है a से, तो मुझे बताना है कि अगर b बड़ा a है तो इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो किस अंतराल में आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूल मान लेता हूँ। लेट b बराबर हम मान लेते हैं 2 और a बराबर मैं मान लेता हूँ 1। तो ये समीकरण आपके x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस 1 ये आ जाएगी। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो ना तो x² माइनस 3x और माइनस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि आगे का जो काम है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो समीकरण जो हमने निकाली है इसमें मैंने b बराबर 2 लिया और a बराबर 1 लिया, और मुझे बताना है कि समीकरण के मूल किस कैटेगरी में होंगे। आप एक काम करो ना, इसके मूल ही निकाल लो। हम क्या करते हैं, इसके मूल निकाल लेते हैं। तो इसके मूल जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² और माइनस 4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 आ जाएगा। क्लियर। अंडर रूट 13 लगभग बता दो आप, जैसे 9 का तो कितना होता है 3 होगा, 16 का कितना होता है 4 होता है, तो 13 का कितना होगा 3.5 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3.6 मान लो, अप्रोक्स मान लो। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके 3 प्लस माइनस 3.5 अपॉन में 2। अगर आप प्लस लेते हो ना तो 6.5/2 3.2 के लगभग आएगा, और अगर आप माइनस लेते हो तो माइनस का 0.2 आएगा। क्लियर। अब आप लोग देखो कि ये जो आंसर आया ना ये किस कैटेगरी में है। a बराबर मैंने क्या माना है, 1 माना है, b बराबर मैंने क्या माना है, 2 माना है। ये वाला जो आंसर है, क्या ये दोनों ही आंसर 1 2 के बीच में है क्या ये दोनों ही आंसर 1 2 के बीच में है क्या, तो नहीं। क्या दोनों ही मूल, इसके दोनों ही मूल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में है क्या, तो नहीं है, ये बाहर जा रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। क्या दोनों ही मूल b टू इन्फिनिटी है, b कितना माना है 2 माना है, क्या दोनों ही मूल इस पर है क्या, तो नहीं है, क्योंकि एक मूल यहाँ पर माइनस 0.2। तो क्या इस प्रकार है क्या, माइनस इन्फिनिटी से 1 में एक मूल है और 2 से इन्फिनिटी में एक मूल है क्या, तो डेफिनेटली माइनस का 0.2 तो इसमें और 3.2 इसमें, ये काम हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। आगे बढ़ता हूं। देखो ये कह रहा है कि इस समीकरण के वास्तविक मूल्यों का समुच्चय क्या होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसके लिए x² माइनस मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर मोड के लिए मैंने आप लोगों को स्पेशल लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा था ना पिछली स्क्रीन में, वो यूज में आएगा यहाँ पर। अगर मोड को जब हटाते हैं, एक बार तो आपको पॉजिटिव लेकर सोल्व करना है, एक बार नेगेटिव लेकर सोल्व करना है। तो देखो जब मोड ऑफ x प्लस 2 ये जो रिजल्ट है x प्लस 2, इसको अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो ये आ जाएगा आपके x² माइनस x प्लस 2 और प्लस का x ग्रेटर देन 0। तो इससे ये कट जाएगा, तो x² माइनस 2 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस कंडीशन से आपको ग्रेटर देन रिजल्ट निकालना है। तो ये कंडीशन आपकी इस प्रकार आ रही है, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 0। एक नंबर लाइन आप बना लीजिए, इस पर माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, इस पर प्लस का अंडर रूट 2 आएगा। क्लियर। अंडर रूट 2 भाई आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए ना, इधर की कोई भी संख्या रखो, तो ये 1.4 है, 2 रख दो। अगर 2 रखोगे ना तो 2 माइनस अंडर रूट 2 पॉजिटिव, 2 प्लस अंडर रूट 2 भी पॉजिटिव, इस एरिया में पॉजिटिव साइन आएगा। 0 रख दो, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव आएगा। अगेन इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो देखो ना यहाँ पर तीनों में हमने साइन लगा लिए, तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अंडर रूट 2 यूनियन अंडर रूट 2 से इन्फिनिटी, जो आपके आंसर आ चुका है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें। क्लियर। क्योंकि अभी तक मैंने x प्लस 2 पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव वाला भी तो लेकर देखो। जब
एक्स प्लस टू लेस देन जीरो हो, तो ये आपके कंडीशन, जब ये लेस देन जीरो इसका मतलब मोड ऑफ एक्स प्लस टू नेगेटिव होगा, तो एक माइनस तो ऑलरेडी, एक माइनस इसका भी तो निकल कर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू और प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको सरल करने पर आपके आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब आप इसका आंसर निकालते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। अरे भाई ये तो होल स्क्वायर बन गया ना, और होल स्क्वायर बन गया तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों को मर्ज कर दो। ये तो कह रहा है कि माइनस अनंत से लेकर इस एरिया में पॉजिटिव है और ये इस एरिया में पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि पूरा ही पॉजिटिव है, तो कॉमन आंसर होगा वही तो दिया जाएगा। तो कॉमन आंसर कौन सा होगा, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का, तो क्लियर। तो कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस अंडर रूट टू यूनियन अंडर रूट टू से इन्फिनिटी, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। आगे मैं बढ़ता हूं, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन बराबर एस एन, एस एन का मतलब एन पदों का योग, मतलब इस टाइप का, एस एन मतलब सम से, एन ग्रेटर देन इक्वल वन हो तो मुझे बताना कि इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होगा। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा बनाते हैं इसको, कैसे, मैं एक समीकरण मान लेता हूं, एक समीकरण मान लेता हूं जिसमें एबीसी का मान आप लोग मान लीजिए। देखो एबीसी का मान इस प्रकार मानना है कि ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए, तो ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन का भी हम ध्यान रखेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट ए बराबर वन, बी बराबर टू और सी बराबर मैं मान लेता हूं थ्री। ए बराबर वन, बी बराबर टू और सी बराबर हमने क्या मान लिया, थ्री मान लिया। क्या सही माना हमने? तो मूल भी आसानी से आ जाने चाहिए, नहीं लग रहा है। ए बराबर वन मानोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो थ्री एक्स प्लस टू कर देता हूँ, ये मामला ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर थ्री कर देता हूँ, यहाँ पर टू कर देता हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूल जो है ना वो मेरा आसानी से निकल जाए, तो मेरा काम आसान बनाने के लिए तो मानते हैं, मानने में थोड़ा दिमाग लगा लो ना। तो ए बराबर वन, बी बराबर टू और सी बराबर, ए बराबर वन, बी बराबर थ्री और सी बराबर टू मान लिया। अतः समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो इसके गुणनखंड x प्लस टू और x प्लस वन बराबर क्या आ गए, जीरो आ गए। तो आपके अल्फा बराबर तो माइनस वन आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस टू आ गया। कितना आसान काम हो गया। अब देखो कैसे हो गया। अब यहां पर आप लोग S1 का मतलब क्या होगा, n बराबर वन, S1 का मतलब क्या होगा, n बराबर वन, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, थ्री वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ऐसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा आपके, ये तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही आ जाएगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और वन प्लस अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। बस अब कुछ नहीं करना ज़्यादा विशेष, ये तो थ्री है ही, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये माइनस टू आ जाएगा, वन प्लस अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर तो हो गया पाँच, पाँच और एक छः हो गए। अगेन ये माइनस टू है, ये सिक्स है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तो माइनस वन और माइनस एट, और ये वन, ये आ जाएगा आपके माइनस का एट। अगेन ये अल्फा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा माइनस एट, अल्फा की पावर फोर तो कितना हो जाएगा वन, बीटा की पावर फोर कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा आपके 18। क्लियर। तो अब बस आपको इसको सोल्व करना है, इसका न्यूमेरिकल आंसर निकाल लीजिए। तो ये तो प्रसार करने से हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना होगा, 18 चौक 18 54 108 माइनस 64 प्लस में 2 इंटू माइनस 36 प्लस 48 और प्लस में 6, यह आ जाएगा 16 प्लस 36 नहीं माइनस 36, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। 3 54 108 108 108 108 में से 64 घटा दिए, प्लस के 2 माइनस 36 प्लस 48, ठीक है, 16 माइनस 36, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, 108 में से आ जाएगा ना 36 और 8 कितने, 36 और 8 44, 44 को 3 से गुणा करो भाई,
तो ये आ जाएगा आपके 132। कितना आ जाएगा? 132। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो जाए बस। 4 और 4 तो 132 आ गए। ये कितना होगा? 12 तो 24 हो जाएगा। और ये कितना होगा? -20 तो -20 को जब 6 से गुणा करोगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो माइनस का 120 हो गया तो ये हो गया 156, तो ये आ जाएगा 36। अब आपके ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन जो है 36 आंसर दे रहा है। तो ए ऑप्शन में अगर रखता हूँ ना, a + b + c, 1 + 3 + 2, b² - 4ac किधर गया? b² - 4ac, b² यानी 9 - 8, b² - 4ac, 4 और ac का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। अपॉन में a⁴ यानी 1, तो ये हो जाएगा आपके, ये तो आएगा ही नहीं। क्लियर? क्योंकि देखो ना ये 6 और 9 - 1 तो ये तो 6 आंसर आएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? a + b + c का होल स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 6 का स्क्वायर यानी 36। बस ये हो गया काम। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये आएगा आपके ये वाला जो आपके 6 × 17 बैठता जो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है उसको हम बहुत छोटा बना देते हैं। देखो सारे क्वेश्चन तो अब मेरे बस की बात तो है नहीं, सारे क्वेश्चन तो मैं कैसे, कुछ क्वेश्चन तो मैं इसलिए भी इग्नोर कर देता हूँ कि इतनी बड़ी लैंग्वेज कौन लिखेगा, जोर आने लग जाता है। तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन, जहां तक अपनी काबिलियत है वहां तक के क्वेश्चन तो करो। अरे यार वहां तक के क्वेश्चन आप लोग कैसे छोड़ सकते हो? जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, इसका मतलब ये थोड़ी आप नहीं छोड़ दिए, आप तो करोगे वहां पर। क्लियर? मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखो, x² - 2x + a² + a - 3, इसके मूल वास्तविक भी हैं और 3 से छोटे हैं, तो a का मान क्या होना चाहिए? इसमें मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, इसके मूल वास्तविक है और 3 से छोटे ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लो यार, ऑप्शन से चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं? एक तो दे रखा है 2, एक दे रखा है 3, एक दे रखा है 4। ए वाला जो ऑप्शन है ना, ए, वो इस तरफ है, ये ए ऑप्शन है। क्लियर? बी ऑप्शन यहां से लेके यहां तक बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन 3 से 4 के बीच में, ये सी ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपके ये वाला हो जाएगा, ये डी ऑप्शन है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आपको क्या करना, मैं तो सबसे बढ़िया सजेशन आप लोगों को ये दे रहा हूं कि आप एक काम करो ना, कि एक एक खंड में से संख्या ले लो और देखते हैं कि कौन सा खंड जो है दोनों मूल वास्तविक भी देता है और 3 से छोटे भी देता है। तो पहले नंबर इसका ही आता है। इस खंड में से कोई भी संख्या ले लो, तो 2 से छोटी कोई भी संख्या, 0। क्लियर? तो ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, लेट a = 0, तो x² और -3 = 0, तो x बराबर आ जाएगा आपके ±√3। दोनों ही मूल वास्तविक है क्या? डेफिनेटली है। क्या दोनों ही मूल 3 से छोटे है क्या? √3 3 से छोटा नहीं होता है क्या? बिल्कुल छोटा होता है। ये देखो काम तमाम हो गया यहाँ पर, तो ऐसे काम कर सकते हैं। और प्लस माइनस √3 दोनों रियल है एंड लेस देन 3b है। दोनों ही मूल क्या होने चाहिए? 2 से रियल भी होने चाहिए और √3 से छोटे भी होने चाहिए। तो बस ये आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये जो फलन दे रखा है ये ग्रेटर देन 0 है। ध्यान रहे, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में। क्या है वो कंफ्यूजन? एक बात तो ये होती है कि एक द्विघात समीकरण के अगर दोनों ही मूल वास्तविक हो ना, तो फिर d > 0 लेते हैं। ये ध्यान रखना, अगर मूल वास्तविक हो, दोनों ही मूल अगर वास्तविक हो तो b² - 4ac क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन अगर फलन का मान ग्रेटर देन 0 ना, अगर फलन का मान ग्रेटर देन 0 तो मैंने यहां पर जो एक पॉइंट लिखाया था पिछली स्क्रीन पर, d < 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए? <0 होना चाहिए। क्लियर? और d < 0 होना चाहिए और a क्या होना चाहिए? अपने पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ना, ये कंडीशन fx ग्रेटर देन 0 होने के लिए b² - 4ac ये क्या होना चाहिए? <0। तो ये आ जाएगा आपके 4a² - 4a और c का मान आ जाएगा आपके ये वाला 4, तो कॉमन आकर उधर चला जाएगा, a² - 10a और प्लस का 3a <0 आ जाएगा। और जिसके गुणनखंड हो रहे हैं अपने,
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, a प्लस 5 और a माइनस 2 लेस देन 0। क्लियर। तो यहाँ पर आप एक नंबर लाइन बना लो जिसमें एक तो -5 लिख दो, एक लिख दो आप लोग 2। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो कि नेगेटिव आंसर चाहिए, 2 से बड़ी कोई भी संख्या रखो, 3 रख दो, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इधर तो आएगा पॉजिटिव साइन, -5 से 2 के बीच में 0 रख कर देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर आएगा नेगेटिव साइन। -5 से छोटी -10 रख दो, नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको कौन सा चाहिए, लेस देन वाला रिजल्ट चाहिए ना। तो अगर आपको लेस देन रिजल्ट चाहिए तो -5 लेस देन a लेस देन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर। तो स्टूडेंट सी हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बचे हैं, इनको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद करेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, 18 और 33। इस बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। क्या कह रहा है देखो, m के सभी मान कौन कौन से होंगे, m के वो सभी मान बताओ जिनके लिए इस समीकरण के दोनों मूल -2 से तो बड़े होने चाहिए और 4 से छोटे होने चाहिए। एक मेथड तो आपके दे ही रखा है बुक में, एक मेथड मैं और बता रहा हूं, और वो मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक नंबर लाइन में बना लेता हूं। क्लियर। और इस नंबर लाइन पर वो बिंदु, एक तो क्या दे रखा है, 3 दे रखा ना, यहां पर लिख दो आप 3। एक क्या दे रखा है, -1, ये -1 लिख दो। और क्या दे रखा, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं ना, सभी पॉइंट सभी ऑप्शन में, जैसे -1 है, 1 है, -2, एक तो दे रखा -1, एक दे रखा 1, एक दे रखा -2, 3, 4, 0। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो -2, -1, 0, 1, 3, 4, ये सभी लिखने। -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑप्शन को मैं यहाँ पर कलर्ड कर रहा हूँ। एक जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। पहला ऑप्शन क्या है, m का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो m का मान 3 से बड़ा किधर होगा, इस साइड होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन ये है अपने। दूसरा ऑप्शन क्या है, -1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो -1 से 3 के बीच में, ये आपके दूसरा ऑप्शन हो गया। क्लियर। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 से 4 तक, तो ये तीसरा ऑप्शन आपके सामने 1 से 4 तक का हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है आपके, -2 से 0 तक का, तो -2 से 0 किधर है, देखो -2 से 0 तक का। क्लियर। अब यहां पर आप लोग देखना, इससे अपना काम आसान हो सकता है अगर हम ढंग से काम करेंगे। कि m के वो सभी मान बताओ जिससे क्या होगा, इस समीकरण के दोनों मूल -2 से तो बड़े होने चाहिए और 4 से छोटे होने चाहिए। एक काम करो ना, पहला ऑप्शन अगर सत्य है तो पहले ऑप्शन से लिया गया कोई भी मान इस समीकरण के दोनों मूल -2 से 4 तक दे देना चाहिए। क्लियर। तो मैं यहाँ पर इस पहले ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु ले लेता हूं, और ऐसा बिंदु आपको m का ऐसा मान रखना है जो बाकी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे, यानी बाकी के सेगमेंट में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में मैं m का मान लेता हूं 4, 5, 6 जो भी मान लो, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ना, तो मैं m का मान क्या मान लेता हूं, यहाँ पर 4 मान लेता हूं। देखना ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो लेट m बराबर मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। अगर आप सोच रहे हो कि सर m बराबर 4 तो इसमें नहीं है, इक्वल कहां लगाओ, तो m बराबर जो 4 माना ना वो केवल इसी ऑप्शन में। अब m बराबर 4 मानते हुए समीकरण को अगर मैं सरल करता हूं तो ये आ जाएगा आपके x² माइनस 8x प्लस 15 हो जाएगा, 16 माइनस, तो x माइनस 5 x प्लस 3, x माइनस 5 x माइनस 3 बराबर 0। तो x के मूल क्या आ जाएंगे, 3 और 5। क्या ये मूल, क्या आपको लगता है ये दोनों मूल -2 से 4 के बीच में है? तो 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू -2 एंड 4, यानी इसके बीच में एक ही आया, तो अपने तो दोनों मूल होने चाहिए, इसका मतलब इसके नहीं बैठ पाएगा। आगे बात समझ में। मैंने पहले वाले ऑप्शन के लिए m का ऐसा मान लिया, देखो मैंने m का मान 3.5 नहीं लिया, क्योंकि 3.5 लेने में ये वाला भी तो आ सकता है, तो मैं ऐसा मान ले रहा हूं जो केवल खुद के पास ही हो। अब मैं दूसरे ऑप्शन में चलता हूं, -1 से 3 के बीच में,
ये रेट जो कर रखा है ना -1 से 3 के बीच में। अब मुझे इसमें से कोई मान लेना, m का मान लेट करना है। ऐसा मान लेट करो जो इस ग्रीन वाली लाइन के पास भी नहीं हो और इस ब्लू वाली लाइन के पास भी नहीं हो। तो मुझे 0 से 1 के बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो 0 से 1 के बीच वाला भाग लिख दो, या फिर 0 ही लिख दो या फिर 1 ही लिख दो। क्लियर? क्योंकि 0 भी इसमें भी नहीं है और 1 इसमें भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन के लिए क्या लेट कर लेता हूँ, लेट m बराबर 0। तो m बराबर 0 अगर आप लेट करते हो ना तो ये आपके आ जाएगा x² और -1 बराबर 0, यानी x बराबर +-1। तो x इक्वल्स टू 1 ये भी बिलोंग करता है -2 से 4 में, और -1 भी बिलोंग करता है अपने -2 से 4 में। क्लियर? तो इसका मतलब जब इस अंतराल में से यानी इस ऑप्शन में से हम m का मान लेते हैं तो डेफिनेटली अपने दोनों मूल किसमें से आ गए, इसमें से आ गए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 1.5 लेने पर भी आ जाएगा क्या, डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन 1.5 में फिर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाएगा कि सर 1.5 तो इसमें भी तो हो सकता है, तो फिर इसको भी चेक करूं क्या। तो मैं ये चाहता हूं कि जब अपना लेट करने का प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो कि मुझे दोबारा उसके लिए सोचना ही नहीं पड़े, तो मैं सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ ऐसे मानों पर जो केवल खुद के पास ही हो। तो 0 और 1 और इसके बीच वाला भाग कोई भी रख के देख सकते हो, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, बी वाला हो जाएगा। तो मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसको करवाने से पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, और हिंट क्या है कि x² - 2x + 1 बराबर में 0। मैं एक समीकरण बना रहा हूं, पहले एक तो बना रहा हूं x - 1 x - 2 बराबर 0, और एक समीकरण में बना रहा हूं x - 2 x - 3 बराबर 0। अगर मैं इसको लिखता हूं ना तो ये आ जाएगा x² - 3x + 2 बराबर 0, और ये समीकरण आ जाएगी x² - 5x + 6 बराबर 0। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो दोनों ही समीकरण में एक मूल कॉमन है, और वो क्या है, x बराबर 2। अब थोड़ी देर के लिए इस भाग को भूल जाइए, दो समीकरण आपके सामने हैं, और अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि दोनों में एक मूल उभयनिष्ठ है, वो मूल कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको उभयनिष्ठ मूल निकालना हो, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, दिस माइनस दिस करोगे ना, 2x - 4 बराबर 0। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ये x बराबर 2 आ गया। क्लियर? तो फिर मैं पढ़ता हूं अगला सवाल, ध्यान से देखो क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके ये है, दो समीकरणें आपको दिखाई दे रही है और दोनों में एक मूल उभयनिष्ठ है, दोनों में एक मूल उभयनिष्ठ है, और दोनों के दूसरे मूलों का अनुपात 4 और 3 दे रखा है। क्लियर? तो पहले मैं एक उभयनिष्ठ मूल वो निकाल लेता हूं। देखो उभयनिष्ठ मूल कैसे निकालोगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को लेस करोगे। ये क्या आ जाएगा आपके, cx - 6x + a - 6 बराबर में 0। तो अगर आप x का मान निकालते हैं ना तो 6 - a अपॉन में क्या आ जाएगा, c - 6 आ जाएगा। क्लियर? ये उभयनिष्ठ मूल आ गया, और ये उभयनिष्ठ मूल इसका भी है और इसका भी है। अब हमें क्या करना, देखो दोनों के दूसरे मूलों का अनुपात क्या दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है। दोनों के दूसरे मूल क्या हो जाएंगे, 4 और 3 दे रखा है ना, तो हम मान लेते हैं 4 अल्फा और 3 अल्फा। अब ध्यान से देखना, दोनों के दूसरे मूल 4 अल्फा और 3 अल्फा हमने मान लिए। अब देखो उभयनिष्ठ मूल तो ये हो गया, तो पहली समीकरण का एक मूल तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दूसरी समीकरण का एक मूल और ये हो जाएगा और एक मूल ये हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से मूलों का योग यानी 4 अल्फा + 6 - a अपॉन c - 6 बराबर क्या आ जाएगा, आपके 6 आ जाएगा, क्योंकि मूलों का योग ले रहे हो ना, और मूलों का गुणा, इट मीन्स 4 अल्फा 6 - a c - 6 बराबर आ जाएगा आपके a आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड को अगर आप काम लेते हो तो मूलों का योग यानी दिस प्लस दिस 3 अल्फा + 6 - a c - 6 बराबर क्या आ जाएगा, आपके c आ जाएगा। क्लियर? और गुणा, इट मीन्स 3 अल्फा 6 - a c - 6 बराबर में क्या आ जाएगा, आपके 6 आ जाएगा। तो ये तो समीकरण 1 आ जाएगी, ये तो समीकरण 1 और 2 ही गई, तो इसको 3 कह दो, ये समीकरण 4 हो जाएगी, ये समीकरण 5 और ये समीकरण आ जाएगी आपके 6। क्लियर? तो दिस माइनस दिस कर लोगे इक्वेशन। अच्छा देखो हमें यहाँ पर मान किसका निकालना है, उभयनिष्ठ मूल निकालना है, और उभयनिष्ठ मूल किस पर डिपेंड है, ए और सी पर।
ए और सी पर डिपेंड है। तो कैसे ये काम बनेगा ध्यान से देखें। सॉरी, मैं यहां पर दिस अपॉन दिस कर लेता हूं ताकि ये वाला भाग पूरा ही कट जाएगा आपके, क्लियर। और अपने आंसर जो है किसका आ जाएगा, अल्फा भी कट जाएगा और ए का मान तो आएगा कम से कम। मैं क्या करने वाला हूं, फिफ्थ को डिवाइड करवा देता हूं सिक्स्थ से। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे ना तो 4/3 बराबर में a/6, तो a का मान आ जाएगा आपके 8, यानी a का मान तो आया कम से कम, a का मान 8 आ गया। अब c का मान ही तो बाकी रहा है, तो c का मान भी निकाल लेते हैं, देखो कैसे आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू तो आ गई अपने 8, क्लियर। अब मुझे c का मान और निकालना है ना, तो मैं समीकरण 3 और 4 से एक काम करता हूँ। देखो समीकरण 3 में अल्फा को हटा देता हूँ, अल्फा हटाने के बाद समीकरण a और c में बचेगी, जिसमें a का मान रखने पर c का मान आ जाएगा, क्लियर। तो अल्फा को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा के गुणांक को बराबर कर दो। तो समीकरण 3 को तो गुणा करवा दो 3 से, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, और माइनस में समीकरण 4 को गुणा करवा दो 4 से, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो देखो इसको तो मैंने 3 से गुणा करवाया, तो ये तो आ जाएगा आपके 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा, इसको तो गायब कर दो। 3 - 4 ही तो हो रहा है एक तरीके से, 3 - 4, तो माइनस का चिन्ह और 6 - a अपॉन में c - 6 और बराबर में 18, और माइनस में क्या आ जाएगा, ये 4c आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखो a की वैल्यू अगर 8 पुट करते हो ना, तो ये आ जाएगा आपके 2 अपॉन में 6 - c बराबर में 2 × 18, और सॉरी 2 कॉमन ले लो राइट साइड में, 9 - 2c, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 9c - 2c स्क्वायर माइनस 54 और प्लस में 12c। तो सबको अगर इधर लेके आ जाते हैं तो 2c स्क्वायर और कितने 21 माइनस का 21c, और फिर यहाँ पर इसको इधर लाओगे तो 55 हो जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं भाई, तो 11 और 10 इसके गुणनखंड हो रहे हैं, क्योंकि 110 लाना ना, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2c स्क्वायर माइनस में 10c माइनस में 11c और प्लस में 55 बराबर में 0। तो स्टूडेंट अब तो मुझे इसमें क्वेश्चन में जोर आने लग गया है, 33 वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको आप लोगों को पूरा करना है। इसमें आपको सी में रिजल्ट आएंगे, सी में 2 रिजल्ट आएंगे, तो रख के देख लेना। यहाँ पर सी में 2 रिजल्ट आएंगे तो x बराबर जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे x का a का मान भी रख दिया और c का मान भी रख दिया, क्लियर, क्योंकि a का मान तो हम निकाल चुके हैं ना 8, तो फिर ये समीकरण तो पूर्ण हुई, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, ये तो पूरी हो गई ना। फिर यहां से जो c के 2 मान आएंगे, तो c का एक मान यहां पर रखोगे, जैसे पहला मान रखा तो उभयनिष्ठ मूल कंप्लीट हुआ, तो वो उभयनिष्ठ मूल इसको तो संतुष्ट करेगा ना, क्लियर। तो इसको संतुष्ट कर, जो मान संतुष्ट कर जाएगा उसी सी को हम स्वीकार कर लेंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आगे का काम आप लोगों को करना होगा। तो स्टूडेंट द्विघात समीकरण आज अपना टॉपिक था, सोल्ड एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर अनसोल्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम लेने वाले हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।